वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आप नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ माय ग्रैंडफादर रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स। इस ऐसे में राइटर अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। ही वुड शेयर हिज चाइल्डहुड सीक्रेट्स एज वेल एज हिज फियर्स। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द एसे। My first memories are fragmentary and isolated and contemporaneous, as though one remembered some first moments of the 7 days. अब राइटर सबसे पहले बताता है कि उसके चाइल्डहुड की, उसके बचपन की जो इब्तदाई कुछ मेमोरीज़ हैं वो उसको बहुत अच्छे से, बहुत वाज़े से याद नहीं है, बल्कि वो फ्रेगमेंट्री हैं, डिसजॉइंटेड हैं, कंटिन्यूस नहीं है। कुछ कुछ टुकड़े उसको याद आते हैं। कंटेम्प्रेनियस का मतलब होता है वो चीज़ जो अभी भी हो, जो अभी भी उसके माइंड में मौजूद हैं, और उनकी याद ऐसे ही है उसके जहन में जैसे किसी को जो है 7 days ऑफ क्रिएशन, बाइबल के मुताबिक 7 days ऑफ जो क्रिएशन होते हैं, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, उसको वो उनकी तरह याद है कि वो जो उसको कहीं कुछ हल्की फुल्की एकदम से कोई एक याददाश्त उसको आती है। It seems as if time had not yet been created, for all thought connected with emotion and places are without sequence. और वो जो जब कोई याद उसको अपने बचपन के किसी वाक़े की आती है तो उसको लगता है कि जैसे अभी वक्त जो है वो नहीं बना, क्योंकि उसको कभी कोई इमोशन याद आता है, कभी कुछ जगह याद आती हैं और ये आपस में जुड़ी हुई नहीं है, जैसे एक बेतरतीब लड़ी की तरह कभी किसी पहर कोई याद उसके जो है उसके सामने आ खड़ी होती है। I remember sitting upon somebody's knee, looking out of an Irish window at a wall covered with cracked and falling plaster, but what wall I do not remember, and being told that some relation once lived there. अब वो उसको याद है कि एक बार वो किसी के घुटने पे बैठा हुआ था और वो सामने एक आयरिश विंडो से एक दीवार को देख रहा था जो क्रैक्ड थी और जिसका प्लास्टर गिर रहा था, लेकिन उस वक्त उसे मालूम नहीं था कि ये किसी रिश्तेदार के घर की जो है वो दीवार है, और उसको ये भी याद नहीं कि इस वक्त वो कौन सी दीवार थी जिसकी वो बात कर रहा था और किसके घुटने पे बैठा था, उसको ये भी याद नहीं। I'm looking out of a window in London. It is at Fitzroy Road. Some boys are playing in the road, and among them a boy in uniform, a telegraph boy perhaps. When I asked who the boy is, a servant tells me that he is going to blow the town up, and I go to sleep in terror. दूसरी दीवार उसको याद है कि जब वो खिड़की से बाहर देख रहा था उस वक्त वो लंदन में था और कुछ लड़के बाहर खेल रहे थे, और जब उसने एक लड़के के बारे में सर्वेंट से पूछा था कि ये कौन है, तो सर्वेंट ने उसको डराने के लिए कहा था कि ये लड़का शहर को उड़ाने के लिए आया है, और वो डर के मारे सो गया था, तो उसको सुलाने के लिए डराया गया था। तो इस तरीके से दो दीवारों के बारे में, दो विंडोज़ के बारे में जब वो अपनी याददाश्त बताता है कि जगह कहाँ पे थी, किस तरह थी, उसको जो है पूरे तरीके से याद नहीं, लेकिन ये मेमोरी जो है उसके दिमाग में अपनी जगह बना चुकी है और बैठी हुई है। अब जब आप ये लेसन का बेटे स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्ट में आपको जो इंट्रोडक्शन विंडोज़ का मिलता है, तो उससे जो विंडोज़ हैं वो एक सिंबॉलिक अपनी इम्पोर्टेंस भी शो करती हैं। तो ये विंडोज़ जो है ये असल में क्या होता है, विंडो जो होता है बेटा वो आपका एक पैसेज होता है एक जगह से दूसरी जगह का। एक जगह से दूसरी जगह की ओपनिंग कौन करता है, विंडो करती है। अब यहाँ पे इस लेसन में जो ये विंडो है, दिस इज़ द विंडो ऑफ माइंड। दिस इज़ अ पैसेज थ्रू राइटर्स मेमोरी, कि वो जो है अपने माइंड की जो विंडो है, जब राइटर उसको ओपन करता है तो उसके ज़रिए वो आपको अपनी मेमोरी में मौजूद कुछ ग्लिम्पसेस जो है वो दिखाता है। सो विंडो क्या है, इनफैक्ट विंडो इज़ इनफैक्ट ट्रेवल टू द कॉन्शियसनेस ऑफ द राइटर। ठीक है, इसी विंडो के ज़रिए, अपनी माइंड की विंडो के ज़रिए वो आपको अपनी बचपन की मेमोरीज बताएगा। After that come memories of Seligo, where I live with my grandparents. I'm sitting on the ground, looking at a mastless toy boat with the paint rubbed and scratched, and I say to myself in great melancholy, it's further away than it used to be. And while I'm saying it, I'm looking at a long scratch in the stern, for it especially the scratch which is further away. उसके बाद राइटर को वो मेमोरी याद आती है जब वो सलीगो में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास था, और उस वक्त वो वहाँ पे बैठा हुआ एक मास्टलेस, एक बादबान के बिना एक कश्ती जो थी उसके साथ अपने कुछ पेंट के साथ बैठा हुआ था, और अपने आप से वो बड़ी मेलानकली, बड़े दुख से कहता है कि ये तो बहुत दूर है, और ख़ासकर वो उसकी स्टर्न, उसका जो पिछला हिस्सा है बोट का, उसके स्क्रैच को देख के कह रहा था कि ये कितनी दूर तक चला गया है।
उसको वो लम्हा याद आता है। अब आप देखें कि राइटर की जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो एसोसिएटेड हैं उसकी ऑब्जर्वेशन के साथ। उसको वो मास्टलेस टॉय बोट याद है, उसको उस पर लगा हुआ स्क्रैच याद है। इसी तरह जब वो दीवार की बात करता है तो उस दीवार का जो है जो पेंट उतरा हुआ है, जो उसका प्लास्टर है, उसको वो याद है। इसी तरह जब वो पेंट की बात करता है, उस टॉय बोट का जो पेंट है वो स्क्रैच्ड है, वो रब्ड है, ये भी उसकी मेमोरी में नक्श है। यानी आप देखें कि उसकी ऑब्जर्वेशन जो है कितनी शार्प है कि जिस वक्त उसको ये मेमोरी उसके माइंड में आई है एक बिजली के कोंदे की तरह, तो उसको उसको अपनी पूरी डिटेल्स के साथ याद है। लेकिन चूंकि फिर आगे ये आ जाता है कि ये एक बच्चे की मेमोरी है तो उसमें से कुछ डिटेल्स उसमें मिस्ड भी हैं। सो then one day at dinner, my great uncle William Middleton says, we shouldn't make light of the troubles of children. They are worse than ours because we can see the end of our trouble and they can never see any end. And I feel grateful, for I know that I'm very unhappy and have often said to myself, when you grow up, never talk as grown up people do of the happiness of childhood. और उसको ये भी याद आता है कि एक दफ़ा जब वो अपने ग्रेट अंकल अपने चचा विलियम मिडल्टन के पास बैठा हुआ था डिनर टेबल पे, तब उन्होंने कहा था कि हमें बच्चों की परेशानियों को छोटा नहीं समझना चाहिए, वो हमारी परेशानियों से ज़्यादा बड़ी होती हैं। क्योंकि बड़ों को तो उनकी परेशानियों का कोई हल नज़र आता है जबकि बच्चों को नहीं नज़र आता। तो ये वो बात है जो उस लम्हे डिनर टेबल पे बैठे हुए चाइल्ड को बड़ी अच्छी लगी थी एंड ही फेल्ट ग्रेटफुल। उसने उसके लिए बड़ा थैंकफुल जो है ख़ुद को कंसीडर किया था, क्योंकि वो भी अक्सर अपने आप से सोचा करता था कि जब मैं बड़ा हूँगा तो मैं कभी भी बड़ों की तरह बातें नहीं करूँगा और ये नहीं कहूँगा कि बच्चे तो हमेशा खुश ही होते हैं। यानी राइटर को लगता है कि जो बच्चों के मसाइब हैं, जो बच्चों की परेशानियाँ हैं, वो सिर्फ बच्चे ही समझ सकते हैं और वो बड़ों से कहीं ज़्यादा होती हैं। I may have already had the night of misery when, having prayed for several days that I might die, I began to be afraid that I was dying and prayed that I might live. तो राइटर को याद है उसके वो वाले तकलीफ़ दे लम्हात उसके बचपन के, जब वो कई कई दिनों तक दुआ करता रहता कि वो मर जाए, और जब उसको लगता कि वो मर रहा है तो फिर वो ये दुआ करता कि उसको मरना नहीं चाहिए, वो उसको ज़िंदगी मिल जाए। देयर वाज नो रीज़न फॉर माई अनहैप्पीनेस। उसके नाखुश होने की कोई वजह नहीं थी। बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चों की जो है खुशी की कोई वजह नहीं होती है, हर बात बे बात वो खुश हो जाते हैं, इसी तरह उनके गम और उनके दुख जो हैं, उनका जो खौफ है, उसकी भी कोई वजह नहीं होती है। Nobody was unkind and my grandmother has still, after so many years, my gratitude and my reverence. कोई भी उसके साथ अनकाइंड नहीं था, ख़ुसूसी तौर पे उसकी दादी अम्मा, जिसका वो अभी भी बहुत ज़्यादा रेवरेंस और ग्रैटिट्यूड, बहुत ज़्यादा शुक्रिया और इज़्ज़त जो है देता है। The house was so big that there was always a room to hide in, and I had a red pony and a garden where I could wander, and there were two dogs to follow at my heels, one white with some black spots on his head and the other with long black hair all over him. अब राइटर को याद है कि उसकी ग्रैंड पेरेंट का घर बहुत बड़ा था जहाँ वो किसी भी कमरे में छुप छुप सकता था। उसके बाद एक रेड पोनी होता है बेटे, एक छोटे कद का जो घोड़ा होता है, आप म्यूल जो है आप उसको बोलते हैं, और उसके एक बाग था जहाँ पे वो घूमता था, साथ में 2 डॉग्स थे और वो उनका डिस्क्रिप्शन भी बताता है। I used to think about God and fancy that I was very wicked, and one day when I threw a stone and hit a duck in the yard by mischance and broke its wing, I was full of wonder when I was told that the duck would be cooked for dinner and that I should not be punished. और दूसरा उसके बचपन का खौफ जो था वो ये था कि वो खुदा से बहुत ज़्यादा डरता था। बिल्कुल ऐसे जैसे बचपन में जैसे हम छोटे बच्चों को डराते हैं ना कि ये काम नहीं करना वरना खुदा नाराज़ हो जाएगा और आपको पनिश करेगा, तो कुछ ऐसे ही खौफ थे जिनका राइटर को सामना था। और उसको लगता था कि उसकी जो भी उसने गलतियाँ की हैं उसकी वजह से गॉड उसको सज़ा देगा। उसको याद है कि एक दफ़ा उसने एक डक का विंग तोड़ दिया था थ्रू मिस चांस, और वो बहुत ज़्यादा डर गया था कि अब उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन वो हैरान हुआ था जब उस डक को डिनर के लिए पका लिया गया था तो उसको सज़ा नहीं मिली थी। सम ऑफ माई मिस्ट्री वॉज लोनलीनेस एंड सम ऑफ इट फियर ऑफ ओल्ड विलियम प्लेक्सफिन माई ग्रैंडफादर। तब वो कंक्लूजन पे पहुंचता है कि उसके बचपन की कुछ मिजरीज तो थी, वो तो थी उसकी तन्हाई की वजह से कि जहाँ पे वो उल्टे सीधे ख्यालात सोचता रहता था, और दूसरी वजह ये थी कि विलियम पोलेक्सिफेन उसके दादा जो थे वो उसके लिए एक बड़ा ही डर की अलामत थे। He was never unkind, and I cannot remember that he ever spoke harshly to me, but it was a custom to fear and admire him. अब राइटर कहता है कि उसके ग्रैंडफादर भी उसके साथ हार्श नहीं थे, ना ही वो अनकाइंड थे, ना ही कभी उन्होंने उससे तलखी से बात की, लेकिन शायद ये उनके घर का रिवाज था कि उन्होंने ग्रैंडफादर की तारीफ़ भी करनी है और उनसे डरना भी है। He had won the freedom of some Spanish city for saving
Life perhaps, but was so silent that his wife never knew it till he was nearly 80, and then from the chance visit of some old sailor. She asked him if it was true, and he said it was true, but she knew him too well to question, and his old shipmate had left the town. हमें पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर जो हैं उन्होंने किसी स्पेनिश सिटी की आज़ादी की जंग लड़ी थी और वहाँ लोगों को बचाया था, लेकिन वो इतने खामोश थे अपनी अचीवमेंट के बारे में भी कि उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। और ये दादी माँ को सिर्फ उस वक्त पता चला था जब वो 80 साल के थे, और तब कोई सेलर जो था वो आया था टाउन में और उसने बताया था। लेकिन जब दादी माँ ने दादा जान यानी ग्रैंडफादर से पूछा तो उन्होंने सिर्फ उसका हूँ हाँ में जवाब दिया था। शी टू हैड द हैबिट ऑफ फियर, वो भी डरती थी। We knew that he had been in many parts of the world, for there was a great scar on his hand made by a whaling hook, and in the dining room was a cabinet with bits of coral in it, and a jar of water from the Jordan, from the baptizing of his children, and Chinese pictures upon rice papers, and an ivory walking stick from India that came to me after his death. अब हम जानते हैं कि ग्रैंडफादर पूरी दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में घूमे हुए थे, क्योंकि उनके हाथों पर एक बहुत बड़ा ज़ख़म भी था जो कि वेलिंग हुक, जब आप मछली पकड़ते हैं तो फिर उसकी वजह से लगता है। इसका मतलब कि वो बहुत सारे समुद्री इलाकों में भी गए थे और फ़िशिंग भी करते रहे थे। इसी तरह डाइनिंग रूम में एक कैबिनेट था जिसमें बहुत सारे कोरल से जो साहिली इलाकों से रिलेटेड हैं, और इसी तरह जॉर्डन से जो था एक जार में पानी था जो उस वक्त लाए थे अपने चिल्ड्रन की बैप्टाइजिंग के लिए। बैप्टाइजिंग होता है बेटा जब क्रिश्चियंस जो हैं वो अपने बच्चों को नाम देते हैं तो उनको वो चर्च में लेके जाते हैं, वहाँ पे उनका नाम रखा जाता है और उन पर होली वाटर स्प्रिंकल किया जाता है। तो उसी पानी की बात हो रही है कि वो जॉर्डन में उन्होंने अपने बच्चों को बैप्टाइज़ करवाया था, वो होली वाटर लेकर आए थे। इसी तरह चाइनीज़ पिक्चर्स भी हैं, और इसी तरह इंडिया से लाई हुई एक आइवरी की स्टिक भी है जो कि बाद में राइटर को मिली थी एज अ लेगेसी। He had great physical strength and had the reputation of never ordering a man to do anything he wouldn't do himself. उसके ग्रैंडफादर की एक और ख़ास बात ये थी कि वो किसी भी आदमी को ऐसा काम करने का हुक्म नहीं देते थे जो वो खुद ना कर सकते हों। He owned many sailing ships, and once when a captain just come to anchor at Rose's Point reported something wrong with the rudder, had sent a messenger to say, send